नमस्कार मित्रों। कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला की 168वीं श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हमारी परंपरा है, किसी भी कार्यक्रम या हमारे इस वेबिनार श्रृंखला की किसी भी कड़ी को शुरू करते समय हम सबसे पहले सरस्वती वंदना के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप से मां सरस्वती को याद करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा भारतीय विद्यापीठ के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में सहायक प्रोफेसर प्रियंका सिंह से कि वे सरस्वती वंदना की प्रस्तुति करें। प्रियंका सिंह शिक्षण में आने से पहले रेडियो इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई थी। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा परिसर से आपने मास्टर्स किया और इस समय पीएचडी के लिए आप रजिस्टर्ड हैं। रेडियो में काम करते समय आरजे प्रियंका के रूप में आपने अपने शोज कंडक्ट किए और इसके अलावा अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स के आयोजन संचालन में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और अब एक शिक्षक के रूप में जो एक अकादमिक दायित्व हैं, उनके निर्वहन के साथ साथ अपने संस्थान के जनसंपर्क अधिकारी के रूप में भी आप कार्य कर रही हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ आज के इस कार्यक्रम को शुरू करें। So thank you so much and very good evening everyone. Welcome to our webinar which is on media at crossroads, navigating misinformation and AI distribution. So in this today's rapidly evolving media landscape, the spread of misinformation and disruption caused by AI, that is artificial intelligence, are significant as well as challenging on the another part. So as we develop an in-depth knowledge in this, we will be able to identify and distinguish among both. Joining us tonight, it's our esteemed speaker, that is Dr. Lata Suresh ma'am, Head of the Knowledge Resource Center at the Indian Institute of Corporation Affairs in Gurugram, Haryana. So we will welcome you, ma'am, in this platform, and we are very grateful to have you in this platform. Throughout this webinar, we will develop into then information about misinformation, its impact on public discourse, and the role of AI in shaping the media landscape. We will also discuss potential solutions, strategy, and best practices for media professional, policymaker, and so on. I guess ma'am will be able to cover all the related aspects to this and more. Let's get started. And before moving ahead, let's remember Ma Saraswati through this few sentences or through this prayer. So let's begin and remember Ma Lord Saraswati. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है दर्पण, भूले खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ये बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर के मन का कोना, हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। थैंक यू सो मच सर। चलिए, बहुत बहुत आभार आपकी इस प्रस्तुति के लिए। कार्यक्रम में आगे बढ़े इसके पूर्व एक बार पुनः आपसे अनुरोध कि आज के हमारी जो एक्सपर्ट स्पीकर हैं डॉक्टर लता सुरेश, जिनका विस्तृत परिचय मैं जब उनको आमंत्रित करूंगा अपना व्याख्यान देने के लिए उस समय दूंगा, उनका ई बुके से आप स्वागत सम्मान करें। प्रियंका जी। So thank you so much, ma'am. This is just an honor of respect and gratitude from Communication Today and from the side of BVI Camp. We are very grateful and glad to have you on this platform, and we are eagerly waiting to listen to you. Thank you so much, ma'am. You are most welcome in this platform. वेबिनार श्रृंखला जिसकी शुरुआत हुई थी कोविड की पृष्ठभूमि,
कोविड की पृष्ठभूमि में लगभग 4.5 वर्ष पूर्व, जिस समय कहीं हमें लग रहा था कि दुनिया थम गई है, कैसे विचार विमर्श की इस परंपरा को नियमित बनाया जाए, उसी समय एक शुरुआत की छोटी सी, तब सोचा नहीं था कि छोटी सी शुरुआत एक इतना लंबा समय तक नियमित रूप से चलती रहेगी। एक छोटा सा प्रयास कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में कि किस तरह से मीडिया संबंधी विषयों पर एक विमर्श की शुरुआत की जाए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इस मंच पर अब तक लगभग 450 से अधिक एक्सपर्ट्स जो विभिन्न क्षेत्रों के हैं, अलग अलग डिसिप्लिन के हैं, मीडिया में हैं, मीडिया से भी जो उसके अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, रेडियो, टेलीविजन, थिएटर, फोक लिटरेचर, पब्लिक रिलेशंस, डिजिटल मीडिया आदि न जाने कितने एरिया जो आजकल मीडिया में है, एडवर्टाइजिंग, उन सभी क्षेत्रों से हमारे विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा प्रशासन और राजनीति से जुड़े हुए विषयों पर भी एक्सपर्ट्स हमारे इस आयोजन में रहे। सारी के सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो डेलिब्रेशंस हैं, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर इनको अपलोड करते हैं। तो जो मित्र सुन रहे हैं, चूंकि अब ऑफलाइन काफी चीजें शुरू हो चुकी हैं, हालांकि हाइब्रिड मोड में दुनिया चल रही है, तो फिर भी हमारी ये कोशिश है कि जो मित्र समय की अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने समय और सुविधा के अनुरूप इन चर्चाओं को सुन सकें। तो आपसे अनुरोध, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इस विचार यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए कहीं हमें प्रेरित करते रहें, अपने सुझाव देते रहें। कम्युनिकेशन टुडे पिछले 28 वर्ष से नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा है, ये उसका 29वां वर्ष है। मीडिया संबंधी शोध को आगे बढ़ाने के लिए मीडिया प्रोफेशनल्स और मीडिया के जो रिसर्चर्स हैं, टीचर्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनको एक छोटा सा मंच देने का हमारा प्रयास। और हमारे इन सारे अंकों को आप ये कम्युनिकेशन टुडे की जो वेबसाइट है communicationtoday.net, सारे अंक उस वेबसाइट पर अपलोड किए जा चुके हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार जब भी इच्छुक हो उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसा कि आज के हमारे इस वेबिनार का विषय आपको बताया गया, मीडिया चौराहे पर, भ्रांतियों और एआई का हस्तक्षेप के बीच दिशा की तलाश, मीडिया एट क्रॉस रोड, नेविगेटिंग मिस इन्फॉर्मेशन एंड एआई डिसरप्शन। आज का मीडिया एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां तकनीकी प्रगति के साथ साथ सामाजिक और नैतिक चुनौतियां भी बढ़ती जा रही है। सूचना की गति, प्रसार का जिस अभूतपूर्व तरीके से विकास हुआ है, उसके साथ ही फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन जैसी जो प्रवृत्तियां हैं, उनमें भी काफी एक तरह से वृद्धि होने लगी है, या मैं यूं कहूं कि हम एक गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। और जिस तरह से एआई का हमारे जीवन में प्रवेश हुआ है, उसने सुविधाएं भी दी हैं, तो अनेक तरह की दुविधाएं भी हमारे सामने खड़ी कर दी हैं। हर व्यक्ति आज एक तरह से सूचना प्रसारक है, कम्युनिकेटर हो गया है। जिसके पास भी इस तरह के टूल्स हैं, वो कहीं अपना कंटेंट क्रिएट कर सकता है। ये सुविधा आज हर एक को मिल गई है। सोशल मीडिया के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे आप ब्लॉग्स की बात करें, चाहे यूट्यूब चैनल्स की बात करें, व्हाट्सएप ग्रुप जैसे माध्यम, इसने संवाद के लोकतंत्र को तो आगे बढ़ाया है। सूचनाओं का लोकतांत्रिकरण तो निश्चित रूप से हुआ है। मेन स्ट्रीम मीडिया भले ही हमारी बात को न सुने, लेकिन यदि हमारे विचारों में मौलिकता है और हम अपनी बात को प्रभावी ढंग से कह सकने में सक्षम हैं, तो इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हम कहीं एक वातावरण बना सकते हैं, एक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर सकते हैं। और दुनिया के अनेक देश के इतिहास इस बात के साक्षी हैं कि किस तरह से एक फेसबुक पोस्ट ने एक नई क्रांति की आधारशिला रखी है। लेकिन इसी के साथ साथ बड़ा खतरा आया है कि बिना सत्यापन के सूचनाएं तेजी से प्रसारित की जा रही हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में जहां कहीं एडिटोरियल कंट्रोल है, ये जो डिजिटल मीडिया आ गया है, यहाँ किसी प्रकार की गेट कीपिंग की सुविधा नहीं है। यही कारण है कि राजनीतिक एजेंडों के कारण, धार्मिक ध्रुवीकरण के कारण और आर्थिक लाभ के लिए इन सब का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। और किस तरह से गलत और भ्रामक सूचनाएं गढ़ी जाती हैं और उन्हें वायरल किया जाता है। इससे न केवल हमारा सामाजिक ताना बाना, बल्कि कानून और व्यवस्था पर भी कई बार नुकसान पहुंचता है, उसको भी चुनौती मिलती है। और प्रकारांतर से जो हमारी लोकतांत्रिक जड़ें हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं इसका नुकसान पहुंचता है। एआई
यानी कृत्रिम बौद्धिकता ने जिस तरह से मीडिया में प्रवेश किया है, उसने हमारे लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल दिए हैं। एआई आधारित टूल्स ने कितनी तरह की सुविधाएं दी हैं। एआई एंकर्स हमारे सामने आ गए हैं, चाहे ट्रांसलेशन की बात हो, डेटा एनालिसिस की बात हो, एआई एंकर्स का दौर हम देख रहे हैं, जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे काम कर सकने में सक्षम है। तो इस तरह के दौर में जब हम कंटेंट निर्माण में एआई का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वहीं जो दूसरी तरह के टूल्स हमारे सामने आ गए हैं, उनसे डीप फेक और वॉइस क्लोनिंग जैसी बहुत सारी चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं जो हमारे सामने आ गई हैं। तो एक तरह से ये दुधारू तलवार हमारे पास आ गई है, जहां एआई टूल्स झूठे नैरेटिव्स गढ़ने, वीडियो क्लिप से जो वास्तविकता है उसको छिपाने या किसी व्यक्ति की छवि को कलंकित करने के लिए इनका उपयोग ये तय करना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है कि क्या सच है क्या गलत है। और ऐसे ही दौर में कुछ ऐसी फैक्ट चेकर्स एजेंसीज तैयार हुई हैं जो इस दिशा में काम कर रही हैं। ऐसी लगभग 20-25 ऐसे इंस्टीट्यूशंस या ऐसी यूनिट्स बन गई हैं जो फैक्ट चेकिंग का काम कर रही हैं। अधिकांश मीडिया हाउसेस ने भी अपने यहाँ इस तरह की फैक्ट चेकिंग की जो व्यवस्था है वो की है। तो एक दौर था जब समाचार पर प्रकाशित खबर या आकाशवाणी दूरदर्शन से प्रसारित खबर एक तरह से यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में माना जाता था कि अखबार में आ गई, रेडियो पे खबर आ गई, गलत होने की कहीं कोई संभावना या आशंका है ही नहीं। अब एक तरह से इस तरह की धारणाएं जो हैं वो अब शिथिल होने लगी हैं। एआई और उसके एल्गोरिदम में पारदर्शिता का अभाव होता जा रहा है। प्रयास किए जा रहे हैं, समाधान की कोशिश की जा रही है। तभी हमें लगता है कि मीडिया एक ऐसे चौराहे पर आ गया है जहां एक और रास्ता जा रहा है तकनीकी प्रगति की ओर और दूसरा रास्ता जा रहा है भ्रम और असत्य की ओर। और यही आज की बड़ी चुनौती है। समय की मांग है सच को पहचानने की क्षमता विकसित की जाए, तकनीक का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए और संवाद की गरिमा को पुनर्स्थापित किया जाए। और इन्हीं विषयों पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर लता सुरेश, जो एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रकार के आपको जो एक अकादमिक अनुभव होता है वो आपने एक तरह से पिछले 15-20 वर्षों की जो आपकी यात्रा है उसमें आपने प्राप्त किया है। तो लता जी शिक्षा, सामाजिक सेवा, साहित्य आदि अनेक क्षेत्रों में निरंतर सक्रिय हैं। वे एक लेखिका हैं, प्रशिक्षक हैं, गायिका हैं, कवयित्री हैं और प्रभावशाली वक्ता के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी या पर्यावरणविद भी हैं। यदि मुझे सही याद आ रहा है तो मेरा औपचारिक परिचय जब 2015 में हमारा एक अखिल भारतीय मीडिया शिक्षक सम्मेलन था, वहां मैंने उनकी गायकी की जो प्रतिभा है उसको पहली बार एक तरह से देखा। और जिस तरह से उन्होंने अपनी गायकी के बल पर संगीत की धुनों के बीच में अपने जीवन साथी के साथ जिस तरह से प्रस्तुति की थी, उस समय लगभग 20 राज्यों के 150 के आसपास मीडिया शिक्षक हमारे उस सम्मेलन में थे। आपने अपनी गायकी की अमिट छाप छोड़ी थी और उसके बाद तो हमारे जो चारों कॉन्फ्रेंस थी ऑल इंडिया लेवल की, उनमें आपकी सक्रिय सहभागिता बराबर बनी रही। वर्तमान में आप IICA भारतीय कॉरपोरेट मामलों का एक संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, जो भारत सरकार का कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, इंडियन कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है हमारे देश की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके तहत ये गुड़गांव स्थित इंस्टीट्यूट है। इसमें आप काम कर रही हैं और वहाँ का जो नॉलेज रिसोर्स सेंटर है उसकी आप हेड हैं। इसी के साथ साथ संस्थानिक साझेदारी एवं कॉरपोरेट संचार, इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप एंड कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, उसको भी आप हेड कर रही हैं। तो एक तरह से दोहरी भूमिका का निर्वहन आप अपने उस विभाग में कर रही हैं। आपके पास अकादमिक अनुभव बहुत अधिक है, आपने अनेक तरह के जो कोर्सेज हैं उसमें डिग्री हासिल की है। तो हम कह सकते हैं कि आपने जीवन के विभिन्न पक्षों को कितनी गंभीरता के साथ देखने की कोशिश की है, एक समाजशास्त्री के रूप में, एक मनोवैज्ञानिक के रूप में, एक रेकी विशेषज्ञ के रूप में। तो अलग अलग जो आपका एरिया है, तो आपने पुणे यूनिवर्सिटी से PhD किया लाइब्रेरी साइंस में, मूलतः राजस्थान यूनिवर्सिटी के आप विद्यार्थी नहीं। और इसके अतिरिक्त आपने MBA किया, HR ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंस, इसमें आपने MBA किया।
इसी तरह आईटी, रेकी, टेरेट, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, एनएलपी, साइबर लॉज, इसमें भी आपने डिग्री प्राप्त की। सोशियोलॉजी में आपने एमए किया। तो डिप्लोमा डिग्रीज आपके पास बहुत सारी हैं विभिन्न विषयों पर। तो एक तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट्स को आपने समझने का एक तरह से काम किया। आप रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, स्पिरिचुअल हाइपोथेरेपिस्ट हैं, ग्राफोलॉजिस्ट हैं और एडवांस साइकी प्रैक्टिशनर प्रोग्राम और एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल हाइपोथेरेपी, ये भी आपने डिग्रीज हासिल की हैं। जैसा मैंने कहा कि आपकी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। आपने अमेरिका, रशिया आदि कई देशों में आयोजित जो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हैं, उनमें न सिर्फ सहभागिता की है, बल्कि एक कीनोट स्पीकर के रूप में भी अपनी विशेष पहचान बनाई है। आपको टर्की एक्सीलेंसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एनएचआरडी की आप सर्टिफाइड ट्रेनर हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से आप पॉश ट्रेनर POSH ट्रेनर रही हैं। ब्रिटिश काउंसिल की कॉमनवेल्थ प्रोफेशनल फेलो भी आप रही हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंघम, इंग्लैंड की जो एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, वहां से आपने एजुकेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट में विशिष्ट फेलोशिप प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त IICA MCA भारत सरकार की ओर से एक सर्टिफाइड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक स्टेटस है, वो भी आपको दिया गया है। IICA में आने से पहले आप जयपुर का एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है IHMR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मैनेजमेंट, जिसको अब यूनिवर्सिटी का स्टेटस भी दे दिया गया है, वहां पर भी आपने काम किया है। और उसके पहले संतोख बा दुर्लभ जी हॉस्पिटल, ये भी जयपुर का एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है। तो हेल्थ सेक्टर में भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपने पॉजिटिव सोच को लेकर के काफी काम किया है और मीडिया मैनेजमेंट, तो पॉजिटिव थिंकिंग और मीडिया मैनेजमेंट पर आपकी 14 पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। संयोग से एक पुस्तक की भूमिका लेखन का अवसर भी आपने मुझे दिया है। तो इसके अतिरिक्त लगभग एक शतक के आसपास आपके आलेख और कविताएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रकाशित हो चुकी हैं और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आप समान अधिकार से लिख बोल सकती हैं। अनेक प्रेस्टिजियस जर्नल की आप संपादक या संपादकीय बोर्ड के सदस्य भी हैं। अनेक पुरस्कारों से आपको समय समय पर सम्मानित किया गया है। IIU ने 21 नवंबर 2021 को सामाजिक कार्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में आपको मानद PhD की उपाधि प्रदान की है। इसके अतिरिक्त आपने UGC की ओर से जो एक G20 को लेकर एक समिति गठित की गई थी, उसमें भी आप एक्सपर्ट मेंबर के रूप में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। आप अनेक यूनिवर्सिटीज के बोर्ड ऑफ स्टडीज में हैं। अनेक प्रतिष्ठित अकादमिक संस्थानों के भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप जुड़ी हुई हैं। तो एक प्रकार से एक शैक्षिक नेतृत्व, एजुकेशन लीडरशिप भी आप दे रही हैं। PhD के लिए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रही हैं और अनेक फेलोशिप आपने की है। विशेषकर WHO जैसी जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं, उनके लिए भी आपने विशेष प्रोजेक्ट्स जो हैं किए हैं। करीब 30 से अधिक देशों की आप यात्रा कर चुकी हैं और वहां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार्स में आपकी सहभागिता रही है। जो मैंने पुरस्कार की बात की, उसमें जो प्रमुख उल्लेखनीय पुरस्कार हैं, APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रीय पुरस्कार, नारी शक्ति सम्मान, PR सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से आद्विका सम्मान 2023, PR सोसाइटी दिल्ली की ओर से कम्युनिकेशन माएस्ट्रो और मिड डे मैगजीन मुंबई की जो एक पत्रिका है, उसकी ओर से भी आपको भारत की सबसे प्रेरणादायक महिला या सबसे प्रेरणादायक शख्सियत, इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी के रूप में भी आपको सम्मानित किया गया है। सामाजिक और पर्यावरण गतिविधियों से आपका व्यापक जुड़ाव, वृक्षारोपण और जन कल्याणकारी कार्यों में भी आपने अपनी विशेष भूमिका निभाई है। कोविड काल में जो पर्यावरण के प्रति आपका समर्पण था, जो आपने काम किया, उसके समर्पण के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आपको सम्मानित किया गया है। तो एक प्रकार से डॉक्टर लता सुरेश एक श्रेष्ठ शिक्षाविद और कुशल प्रशासक है, बल्कि समाज में बदलाव के लिए निरंतर समर्पित भाव से कार्य करने वाली एक सशक्त प्रेरक शक्ति भी है। उनके कार्य, विचार और योगदान एक आदर्श नेतृत्वकर्ता, संप्रेषक, कम्युनिकेटर और समाज सेवी के रूप में आपको स्थापित करते हैं। तो आपका जो इतना व्यापक अनुभव है अकादमिक और व्यावसायिक क्षेत्र में, तो हमें लगा क्यों नहीं आपसे आज इन विषयों पर कि किस तरह से मीडिया के इस दौर में जो ये भ्रामक सूचनाओं की जो एक स्थिति बनी है,
उससे कैसे निपट सकते हैं, किस तरह के गंभीर खतरे हमारे सामने आ रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा सुरेश जी से कि वे अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। डॉक्टर लता सुरेश। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Highly grateful and good evening to everyone. And thank you so much for inviting to this wonderful platform. I'm highly grateful, sir, especially to Professor Sanjeev Bhanawat Saab and the team of young and dynamic professionals from Bharatiya Vidyapeeth. Priyanka Singh ji is there with us, and other members are also there. So I am extremely thankful from the core of my heart. Today, वैसे तो सर ने बहुत कुछ एक समराइज कर दिया जो मेरे पीपीटी में है. एक्चुअली इन्होंने मेरे को कहा कि इस पे बनाना है, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या क्या चाहिए. लेकिन जो चीजें इन्होंने अभी बोली, समराइज की, लगभग वही चीजें मेरे पीपीटी में भी है. लेकिन हाँ, थोड़े से डेटा के साथ मैं आपके साथ बात करूंगी. So today we are going to explore this critical topic, that is media at crossroads, navigating misinformation and AI disruptions. As you all know, we are living in an era where truth competes with trends and technology. जैसा सर ने भी बताया, it amplifies both information and illusion. So today let's dive into this evolving landscape. So जो मेरे आज स्लाइड अगर आप देख पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो मीडिया है आज का, it is no longer just a mirror to society. It is now a magnifier, a molder, and sometimes a manipulator. Sorry to use this word, but yes, we are witnessing the convergence of digital revolutions. So this AI disruptions and a rising tide of information, or rather I should say information is really drastically generated. So for example, as you all know, India's strength lies in its diversity, a land of multiple religions, languages, customs, and social structures. Rabindranath Tagore Sahab aptly said that the unity of India has been and shall always be a unity in diversity. So this diversity has driven India's global relevance and growth, but it has also given a rise to social fault lines, often erupting into communal tensions, violence, and such. As you all know, in 1984, what happened, that anti-Sikh riots, the 2002 Gujarat riots, and the 2020 Delhi riots. In the 2020 Delhi riots, several fake videos. तब तक तो आप सब जानते हैं, इंटरनेट आ चुका था, हम लोग सब already we are using social media, we are using WhatsApp and all other channels. And that time, several fake videos circulated widely before being debunked, escalating the tensions. And during this Delhi riots, it's worst in over a decade. Rumors spread, and online panic was started. And heavy deployment. So similar misinformation-led violence occurred during the 2012 Northeastern Exports, the 2013 Muzaffarpur riots, and 2017 wave of lynching linked to child abduction rumors on WhatsApp. So despite efforts by authorities to dispel falsehoods, messaging apps continue to misuse to provoke unrest. This communalism is, in this context, is not just a religious sentiment, it is a socio-political response to collective anxieties, often rooted in misinformation and ideological manipulation. So this role of fake news, the rise of social media, has become a potent weapon, not to destroy truth, but to distort, amplify, and weaponize the information for diverse agendas. This 2020 Delhi riots serve as a chilling example where doctored videos, inflammatory WhatsApp forwards, and
information by verified social media accounts was flooded, and the violence between the communities was tremendous. So over 1,000 misleading videos and images were widely circulated to public sentiments. So in the age of ignorance is a choice. डॉनी मिलर ने एक कोट दिया है, इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन इग्नोरेंस इज अ चॉइस. सूचना के युग गलत जानकारी सबसे बड़ी शत्रु बन चुकी है. So when we talk about traditional media face an identity crisis, ask, do they uphold their responsibility or chase viewership metrics? This digital media is fragmented, offering diverse voices, but also fueling echo chambers. In today's highly traditional media houses like TV, newspapers, etc., are caught between their foundational duty of ethical journalism and the commercial pressure to generate high TRPs. TRP आप सबको मालूम है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स और ऑनलाइन क्लिक्स. सो आज रील्स जो बन रहे हैं कई बार इतने मैनिपुलेट होते हैं, केवल लाइक्स के लिए वो लोग बना रहे हैं. और जो एक्चुअल में जो विलेजर्स हमारा जो पब्लिक है, हमारी जो जनता है, उसको वो सच मान के. अभी एक रिसेंटली मैंने एक देखा जिसमें पहली बार एक बुजुर्ग को व्हाट्सएप चलाना सिखाया गया. बुजुर्ग ने क्या किया, व्हाट्सएप क्योंकि नया था, उनके पास जितने भी फॉरवर्ड आ रहे थे वो सब वापस फॉरवर्ड करे जा रहे थे कि मतलब उसमें कई ऐसी चीजें थी जिसको प्रॉब्लम फेस होना शुरू हो गए. उनके घर में पुलिस आ गई कि इस तरह की इंफॉर्मेशन ये जनरेट कर रहे हैं, तो उनको समझाना पड़ा ही इज इलिटरेट और इनको तो जो मिल रहा है वो फॉरवर्ड कर रहे हैं, सूचना इनकी तरफ से जारी नहीं की गई है. तो journalism was built on principles of verification, neutrality, and public interest. But in recent years, especially in India, many prominent news outlets have increasingly focused on sensational headlines, 24/7 breaking news culture, high polarized panel debates, and infotainment rather than information. I'm sorry to say, but this is the fact. एक बार मैं किसी बहुत लर्नर्ड हमारे एक स्कॉलर है, उनसे मैं ऐसी डिस्कस कर रही थी, तो उन्होंने कहा, इसी बारे में कुछ डिस्कशन चल रहा था, उन्होंने कहा कि मैंने तो टीवी देखना कब का बंद कर दिया है क्योंकि उससे मेरे घर में झगड़े ज्यादा हो रहे हैं. क्योंकि वो जो डिबेट्स चलती है वो डिबेट्स टीवी तक सीमित नहीं रह के घरों तक पहुंच रही है. आपस में ही एक ग्रुप सा बन गया घर में ही. तो बोले इसे दूरदर्शन देखता हूँ, सब चीज ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया पहुंच है वहां. इतनी शांति न्यूज पढ़ी जा रही है, बोली जा रही है कि मुझे लगता है कि दुनिया में सब कुछ अच्छा चल रहा है. तो ये चीज मुझे उस टाइम स्ट्राइक नहीं की थी, लेकिन जब मैं अपनी किताब लिख रही थी ट्रुथ अंडर फायर, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू भानुवत साहब फॉर राइटिंग द फॉरवर्ड ऑफ दैट बुक. तो उस बुक में मैंने यही बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारे केस स्टडीज मैंने कलेक्ट किए और वो किताब लिखी. एंड ट्रुथ अंडर फायर, नेविगेटिंग द एरा ऑफ फेक न्यूज एंड जर्नलिज्म. ये सर आपको भी सो हम जब इंडियन एग्जाम्पल अगर देखें तो सबसे पहला जो आता है हमारे सामने वो सुशांत सिंह राजपूत का डेथ 2020 में. So some news channels aggressively sensitize the case with conspiracy theories, diverting attention from mental health awareness to
जर्नलिस्टिक एथिक्स, डेली रॉइट्स का मैंने एग्जांपल दिया, टीआरपी स्कैम, मुंबई पुलिस एक मैनिपुलेटेड व्यूअरशिप का जो डेटा था by some TV channels, exposing how ratings were being artificially inflated for ad revenue. The key is, can a democracy survive? It is sacrificed at the altar of popularity. Digital media is fragmented, offering diverse voices, but also filling echo chambers. So this digital media has actually today a common citizen, an act or an independent journalist can reach lakhs of people using blogs, YouTube, Twitter, podcasts, etc. And this shift has broken the monopoly of traditional gatekeepers, enabling marginalized voices and regional issues to find space online. So the positive outcome should be platforms like Sprawl.in, The Wire, Alt News, and Boomlight. They offer independent fact-checking and alternate perspectives. So the grassroots reporters have been able to share real-time ground updates during crisis. For example, the migrant crisis during COVID-19 lockdown. Dark side देखें तो this digital media algorithm driven content curation, जो सर ने भी बताया आपको, which tend to show users only what aligns with their confirmation biases. User end up in echo chambers where opposing views are filtered out and polarized narratives are reinforced. For example, on Twitter, political groups often circulate hashtags and memes that tend based on ideology, but not, it is not a truth. People knows that. WhatsApp groups using the text circulate false messages and videos targeting specific communities. With my share has been removed, I don't know. Should I slide चली गई है. Once again. Could you please do that for me? Yeah. Yeah, please. Thank you. We were in slide number 3. I so the people believed these WhatsApp messages, and without cross-checking, because it came from trusted peer networks, they forwarded. Same like YouTube influencers, they spread unchecked misinformation to audience, building close resistance to fact. So the strength of digital media lies in its accessibility, and but the same openness is vulnerable to manipulation, misinformation, and radicalization when there is no editorial filter. Good, play slide number 4. Yeah, ma'am. So as you can see, journalism is printing what someone else does not want printed. Everything else is public relation. Slide number 4, the misinformation epidemic. So as you can see in the slide, this actually spreads 6 times, rather 10 times faster than the truth on social media. In India, this fake news on WhatsApp can cost from cow slaughter rumors to child kidnapping hoaxes. Dozens have died lynching incited by fake forwards. It is Massachusetts Institute of Technology 2018. They found that false news spread on platforms like Twitter. Why? Because falsehoods are more novel. People are more likely to share something shocking or new. आज भी अगर हम कुछ नेगेटिव सुनते हैं, मन में आता है, हमारा जो ब्रेन है ना, वो उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है.
फॉर एग्जाम्पल मैं क्योंकि फास्ट रीडिंग और दूसरे सब्जेक्ट्स भी लेती हूँ जैसे साइकिक हीलिंग वगैरह के मिड ब्रेन एक्टिवेशन के स्कूल्स में और कॉलेजेस में ज्यादातर मैं यंग लोगों के साथ काम करना बहुत पसंद करती हूँ। आप देखिए वहां पे एक जो एग्जाम्पल देती हूँ वो ये है कि जब हम बचपन में बच्चों को बोलते हैं ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, वो मत जो है ना वो हमारे ब्रेन में सबसे पहले बैठता है। बच्चा अगर सीढ़ी चढ़ने वाला होता है ना, धीरे धीरे चल, ऐसे मत कर, हम मत मना करते हैं। नेगेटिविटी हम उसको बचपन से डालने शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उधर मत जाओ वहां भूत बैठा है। अरे सब जानते हैं भूत जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, उस नेगेटिविटी को उसके अंदर डालना शुरू करते हैं। और यही चीज हम हमारे न्यूज में भी देख रहे हैं। जितना हम नेगेटिविटी के साथ उस चीज को देते हैं वो उतनी ही तेजी से फैलता है। मैं उस कंट्री का नाम भूल रही हूँ जहां उन्होंने स्टार्ट किया कि पहला पेज केवल और केवल पॉजिटिव न्यूज से भरा होगा। आप नेगेटिव न्यूज कभी नहीं देंगे न्यूज़पेपर में। लेकिन हमारा जो, माफ कीजिएगा, हम लोग सब जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हम लोग टीआरपी के चक्कर में, रेटिंग के चक्कर में या एड्स के चक्कर में हम सबसे ज्यादा न्यूज जो फैलाते हैं वो नेगेटिविटी का फैलाते हैं। आज ये अच्छा हुआ करके पहले पर पेज में नहीं आता। आज मैंने पेपर नहीं पढ़ा, लेकिन जब मैंने फर्स्ट पेज खोला था उसमें ऐसा ही कुछ था तो मैंने रख दिया। मैंने कहा इसको आराम से पढ़ूंगी क्योंकि मैं पूरा दिन खराब नहीं करना चाह रही थी। तो ये चीजें, वो एक था गुड़गांव में एक बच्ची को उसके फादर ने मर्डर कर दिया, टेनिस प्लेयर को, 25 साल की बच्ची। ये बहुत हाईलाइट करके न्यूज में दिया गया। क्यों? प्रधानमंत्री ने इतने सारे देशों की यात्रा की, इतने देशों के साथ संबंध बनाए, इतना, मतलब वो न्यूज अगर हम उसको अच्छे से नरेट करते न्यूज़पेपर्स में वो ज्यादा बेटर होता, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हम फॉल्स न्यूज को सबसे पहले पकड़ते हैं तो हम वही देना पसंद करते हैं। इसके अलावा इमोशनल कंटेंट ट्रेवल फास्टर, जैसे फॉर एग्जांपल fear and hate spread more viral than facts or reasons. Algorithm prioritize engagement, not accuracy. In India, misinformation is not just a digital problem, it's a public safety crisis. With over 500 million WhatsApp users, India is the world's largest market for messaging apps. But this has also made the country vulnerable to viral fake forwards and that lead to real world violence. Of एक 2017-18 में जो व्हाट्सएप में लिंचिंग का चला था वो बहुत बड़ा एक केस स्टडी था जिसको मैंने अपने बुक में भी लिखा है। इस फॉरवर्ड की वजह से चाइल्ड लिफ्टिंग गैंग्स के बारे में बहुत फेक न्यूज फैली थी, विच वॉज एक्टिव इन विलेजेस एंड टाउन्स। सो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? पैनिक spread across rural communities. Mobs formed based on suspicious alone, targeting strangers, mentally ill individuals, or even the tourist. Then जब रियलिटी चेक की गई, there was no confirmed kidnapping attempts in many cases. Only viral videos, morphed images, and voice notes were fueling fear. One more was there. एक और था खरबी एंगलोंग असम। Two innocent men, Nilotpal Das and Abhijit Nath, they were lynched by mob of 250 plus villagers after being falsely accused of kidnapping. The attack was live streamed by some of them. Then Maharashtra 2018, 5 men were beaten to death by a mob of over 30 villagers on suspicion of being child kidnappers. The victims were poor laborers passing through the village. Tripura 2018, again a man hired by the government to raise awareness against rumors
was himself lynched by a mob who suspected him of being kidnapper. So these, according to official reports, also over 30 people were killed across 10 plus states between 2017 to 2022, such WhatsApp triggered mob lynchings. So iska psychologically insight kitna hota hai? Why do people believe fake forwards? Because they trust in the peer groups, messages from friends, family. They see this as a credible message, credible news. Fear-based reactions, threat to children or community triggered knee-jerk panic. Low digital literacy. Many users can't verify sources or spot fake content. Then the main barrier. Misinformation is often shared in local languages without fact checking or without fact check access. So what has happened? What has been done so far? Now, as you know, WhatsApp has limited message forwarding to 5 chats at once, right? They added forwarded and highly forwarded labels. They launched radio TV campaigns in India for digital literacy. They enabled fact checking with partners like Bloom Live and Alt News. Even government is also taking initiatives. The Indian government has issued advisories to WhatsApp urging action. Some states deployed local police to bust these rumors in affected villages. They propose amendments in IT rules requiring origin of tracing of these viral messages. Still, it is under controversy because due to some piracy concern. I'll share this in my 8th slide. So झूठ जितनी तेजी से फैलता है, सच उतनी तेजी से भरोसा नहीं जीत पाता है. तो इसलिए हमें कुछ भी मैसेज हम फॉरवर्ड करें, उस पर बहुत ध्यान से ध्यान देना कि अधूरी या झूठी खबरें जो है समाज को अंदर से तोड़ देती हैं. As I already have shown you, then please come to the next slide. Yes. So AI is actually no longer just a back-end tool. Today, it can write news articles, as sir has already mentioned. वही कुछ AI से रिलेटेड है यार. हाँ. कुछ नहीं. Hold. So AI is no longer just a back-end tool. Today, it can write news articles, generate artwork, compose music, mimic human voices, and even create hyper-realistic videos, which sir has mentioned, deep fakes. So this revolution democratizes the production, but it comes with ethical, legal, and societal risk. These tools can create articles, images, and even mimic the voices. But on one hand, this AI enables fast content creation, but on the other hand, it's weaponized to spread and propaganda. अभी मैं आपको एक आज का एग्जांपल देती हूँ. मुझे हमारे इंस्टीट्यूट का एक बोला गया उससे रिलेटेड फिल्म बनानी है. अब फिल्म के लिए मुझे केवल 2 दिन में स्टूडियो करके उसमें आवाज डालना इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज स्टूडियो दूर है यहाँ से और वहां पे पूरा टाइम कंज्यूम करके वीडियो ऑडियो क्रिएट करना बहुत बड़ा मुश्किल था. हमने एआई का यूज लिया, हमने कंटेंट बनाया और एआई से कहा कि आप उसको वॉइस में ट्रांसफर करो. उसने एज इट इज बना दिया, नो डाउट. बट जो एक्सेंट एआई यूज करता है, क्या वही एक्सेंट हम यूज करते हैं? अब मेघालय को मेघालया बोलेंगे तो सबको पता लग जाएगा एआई जनरेटेड है, राइट? तो गुड़गांव को गुड़गांव समझ ही नहीं आया. तो ऐसी चीजें, मतलब जो एआई है, हम टेक्नोलॉजी इज अ टूल. इट कैन बिल्ड or destroy depending on who is using it.
So AI tools like ChatGPT, Brad, Jasper, etc. can generate thousands of words within second. मैं आपको एक और बात इंटरेस्टिंग बता रही हूँ. सर से मैंने कहा मैंने आज 5 बजे ये स्लाइड्स बनाई, ये भी AI जनरेटेड है. presentation.ai में आप जाएंगे, अपना कंटेंट देंगे, लेकिन कंटेंट मेरे हैं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन. कंटेंट मेरे हैं, उसने बना के दिया और बन गया विद इन नो टाइम. कंटेंट मेरा था. अगर मैं उसके कंटेंट पे डिपेंड करती तो कुछ और बन के निकलता, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ. वो कुछ और लिख के देता, जो मैं चाहती हूँ वो नहीं आता. लेकिन हाँ, टाइम बच गया मेरा. क्यों? क्योंकि उसने तुरंत बना के दे दिया. टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं पिछले 4-5 दिन से सर ने जब से बात की उस दिन से मैं, हमारा वर्कलोड बहुत ज्यादा है. 10-10 बजे तक ऑफिस में कई बार काम करना पड़ रहा है, तो कई चीजें हैं. सो लेकिन क्योंकि मैं हमेशा जो है नॉलेज शेयरिंग में विश्वास रखती हूँ, तो सर को मैं ना भी नहीं कह सकती, क्योंकि इनको मैं बहुत रिगार्ड करती हूँ. तो इसलिए मैं मना भी नहीं कर सकी. तो ये लेकिन क्योंकि ये टूल था, मैं एक कहते हैं ना कॉन्फिडेंस के साथ इनको बोल पाई यस आई कैन डू, क्योंकि कंटेंट मेरे पास था. So these even the Times of India, it is using AI to draft summaries of press releases, if you know. So these AI, as sir has said, they curates content based on individual preferences. Use platform like Spotify, Netflix, Instagram. They are very cost effective and very creative. So they can generate posters, videos, and social media content, reduce the need for large teams. Useful independent leaders. You can use tools like Google Translate and AI dubbing platforms, which are helping regional content break barriers across the Indian languages. जब मैं दूसरे कंट्रीज में भी गई, thanks to the AI tools, where I can easily communicate with them due to these tools. रशियन नहीं आती है, लेकिन मैं रशियन लोगों के साथ बात कर पाई because of these AI tools. I can understand them, they can understand me. So, but the weakness is AI lacks contextual judgment and emotional depth, often producing content that is factually wrong or culturally insensitive. They can reproduce or even amplify social, political, or gender biases based on their training data. Because करने वाला जो AI जनरेट करने वाला कौन है? ह्यूमन है, ह्यूमन ब्रेन है. उसने कितनी रिसर्च की है, वी डोंट नो. सो जो कुछ फीड हुआ है वो सच ही हो, ये जरूरी नहीं है. So these systems can reproduce or even amplify social, political, as I said, gender biases also. So then over-reliance on AI may reduce editorial oversight, risking misinformation or generic repetitive content also. So these can help vernacular content creators. They break into mainstream platform by generating translation, subtitles, or AI voiceovers as well. Media houses can use AI for data analysis. They can do some quick reporting and fact checking. For example, the Reuters and ANI, they use AI for financial market stories. Generative AI is powering this personal tutors, virtual classrooms, and e-learning platforms like, as you all know, Khan Academy, Byju's, and etc., especially in Tier 2 and Tier 3 Indian towns. But the threat in India is we have already have seen several incidences where AI generated videos were used to impersonate politicians and celebrities. For example, the video of actress Rashmika Mandana that sparked outrage, showcasing the threat to women's safety and consent in digital space. So these fake AI generated content is used in elections to sway public opinion, especially via social media, bots, and manipulated interviews.
AI is beginning to replace human content creators, translators, editors, and even news anchors. As I have read in India Today, they launched India's first AI anchor, Sana, in 2023, right? So, in the age of these deepfakes, even real videos can dismiss as fake. So, this crowd public trust in visual documentation, especially critical for journalism and legal system. So, they can, sir ने भी बताया कि they can write a poem, paint a portrait, or mimic a just like a prime minister, but can't tell the truth. It blurs the line between reality and fiction. Regulation, transparency, and digital literacy are urgently required. So technology is useful servant, but a dangerous master as well. Fake content with real consequences is the danger of unchecked AI. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसमें सब तरह की शक्ति है मगर उसमें विवेक नहीं है. स्टीव जॉब्स कहते हैं टेक्नोलॉजी इज अ टूल, इट कैन बिल्ड और डिस्ट्रॉय डिपेंडिंग ऑन हु इज यूजिंग इट. नेक्स्ट प्लीज. डीप फेक पे हमने बताया कई तरह के इंसिडेंसेस हुए हैं. वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग was 6 So was the case of Rashmika Mandana, which went very viral, and the video was convincingly altered to make it appear as though she was in a compromising situation. Despite being completely fake, it spread like wildfire across many social media platforms before any fact checking or takedown could catch up. So this incident did not just invade her privacy, but it shook the public's faith in visual evidence. Even more concerning is if a high-profile personality with legal protection and PR support can become a victim. What about students, journalists, or everyday who face digital impersonation? The government responded by urging platforms to detect, label, and act on deepfake content. But the tech to catch deepfake is still evolving and implementation is patchy as best. जो आंखों से दिखे वो सच नहीं है. आजकल तकनीक भी धोखा दे सकती है. India's IT ministry asked platforms to detect the label deepfakes, but enforcement remains still, they are still working on it. And India IT ministry in 2024, they issued advisory to social media platforms, asking them to label deepfakes and enhanced detection system, but no concrete penalty or real-time mechanism is it is yet to be formed. Next, please. So we must actually ourselves should ask. Next slide, please. I can see here. So yes. So we must ask ourselves a critical question. Can artificial intelligence truly replace human judgment in journalism? AI can generate thousands of articles a day, summarizes speeches, and even conduct sentimental analysis, but it lacks the core qualities that define responsible journalism, that is empathy, to understand the pain behind a story, cultural nuisance, to avoid mispresentation, moral reasoning, to make decision like blurring face in sensitive coverage or not naming a victim. Imagine AI reporting on Delhi riots or a caste atrocity in rural India. Would it know when to pause, how to phrase the story, or who might be endangered if too many details are revealed? That judgment, that discriminant comes only from the human consciousness.
AI can write a story, but only human can feel it, right? Next slide, please. So globally, the European Union has passed the AI Act. So now we are coming into the regulatory and ethical framework. So India's IT rule 2023, it addresses the misinformation and platform accountability, but we still need robust enforcement and real-time intervention through, although the fact-checking teams like PIB Fact Check are active, the sheer volume and virality of misinformation is much more than that. To bridge this gap, several independent and media-backed initiatives like, as I already mentioned, Alt News, Boom Live, and Factly, they have emerged. So these platforms provide data-driven verifications in multiple Indian languages. They are helping citizens spot fake content, especially during elections, riots, or health crisis like we all experienced in COVID-19. So these fact-checking units like PIB Fact Check are active, but sometimes they struggle to keep up with the scale of viral information. So this is Government of India's official fact-checking arm. They debunk fact claims related to government schemes, public interest issues. Then in case you want to check, you can check through their Twitter account, PIB Fact Check. They have their own website as well, pib.gov.in fact check. Then we have Alt News, which is again an independent non-profit fact-checking website run by Pratik Sinha. He is known for exposing fake news, doctored videos, communal disinformations. So you can also check this website's altnews.in. Then Boom Live, again, it covers misinformation across news, politics, this. Then they have their dedicated team of multilingual fact checkers. You can check this boomlive.in. Then Factly, which uses open government data to verify claims. They focuses on data journalism, governance, and public misinformation. If you want to check, factly.in is the site address. Then there is a Quint Weboof बोलते हैं लोग इसको. This is a section under the Quint dedicated to debunking viral claims and hoaxes. Strong focus is on video-based fact-checking. You can go through their website, the quint.com. Then we have News Checker, which is a multilingual fact-checking website. You can check this newschecker.in. Then there is a Vishwas News by Dainik Jagran. They work with Facebook and IFCN, that is International Fact Checking Network. Their focus is on regional language and Hindi. Then you can go through their website, vishwasnews.com. Then India Today Fact Check, indiatoday.in में आप देख सकते हैं. They also runs awareness campaigns about misinformation trends. Then there is a SM Hoax Player, I suppose. Then SM Hoax Layer, sorry, .com. Yes. So इस तरह से there are lot many fact checking sites where you can actually check whether the news that has been that is being spreading is correct or not. So while India lacks a specific law for fake news, various legal provisions under the Indian Penal Code, that is IPC, the Information Technology Act, IT, and the Disaster Management Act are also used to tackle misinformation. I want to draw some light on this section, Section 66D IT Act. It punishes impersonate online. Section 505 1 of IPC, they criminalize the spreading panic or fear through rumors. Then we have Section 153A, 499, 500 IPC. They addresses communal hatred and defamation. Then इसके अलावा so these are some of the
अभी भी कुछ प्रस्तावित नियम है आईटी नियम में 2018 के ड्राफ्ट में सोशल मीडिया को अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाने की जांच के लिए गठित की गई है और इस पर अभी संवैधानिक वैधता पे भी काम चल रहा है। देन 66D मैंने बताया, ऑनलाइन धोखाधड़ी, चीटिंग बाय पर्सोनेशन, इसके लिए सजा का प्रावधान है 69A में। भारत सरकार को सोशल मीडिया या वेबसाइट से सामग्री हटाने की शक्ति है। आईटीए नियम 2021 में कुछ प्रावधान दिए गए जिसमें शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किए गए। देन पहली फर्स्ट ओरिजिनेटर, जिसने ये सबसे पहले इसको चलाया, उसका पता लगाने के लिए एक कमिटी बनी, उसके लिए लॉ बना और शिकायतों को समयबद्ध समाधान देने जैसे प्रावधान लागू किए गए। So, as you all know, there is some negotiations going on between WhatsApp and the Indian government, which is still ongoing. It is complex and shaped by concern over users' privacy, national security, misinformation and traceability. WhatsApp ने इस पे आपत्ति जताई है और दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की है। वो कहते हैं कि यह end-to-end encryption का उल्लंघन है। WhatsApp, as you all know, owned by Meta, formerly Facebook. They have over 5,000 million users in India. They are making it the largest market of the app. So they are pushing. This Indian government is pushing for greater accountability from social media platform, especially to trace the origins of messages linked to mobile violence, misinformation, and national security threats. सो इसमें कई सारे अभी धाराएं जोड़ी गई हैं, उस पर काम चल रहा है। अभी दिल्ली हाई कोर्ट में 2001 में इसको दायर किया गया था। गवर्नमेंट कहती है ये नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी का मामला है, ताकि हम इस तरह के जो मिस इन्फॉर्मेशन जहां से शुरू हुआ है उनको पकड़ सकें। अभी देखते हैं। सो विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारे स्पाइडरमैन कहते हैं। तो एक बहुत बड़ा हम सब पे एक जिम्मेदारी है। सो व्हाट कैन बी डन? नेक्स्ट प्लीज। टू टैकल दिस क्राइसिस वी नीड टू have the 5-pillar approach. That is ninth slide, please. Yes, 9. Okay, ठीक है. So we need to educate the citizens. Media literacy should start at school and continue through community level awareness. People must learn how to identify these fake news. और अभी आप लोग जानते हैं कि नहीं पता नहीं, बट गूगल ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है फैक्ट शाला करके, एंड BBC मीडिया एक्शन कैंपेन, they have also started a campaign in India to promote media literacy at grassroots level. Then हमें as you all know, we need to regulate the platforms, and social media giants must be legally obligated to detect, label and act upon harmful misinformation. Content moderation, clear takedown protocols and traceability of messages are key. So India's IT rules 2021 mandate that platform appoint grievance officer and respond swiftly to harmful content. Then we need to support the ethical journalism. We need to promote independent, unbiased journalism through grants or training and the institution backing. I am very thankful to Communication Today that they are actually doing this. And this is, I think it is the 168th episode. So kudos to Professor Bhanavat and his team. So we also need to invest in fact checking. Fact checking should be mainstream, not marginal. Government, civil society, and newsrooms must allocate resources to verify such viral claims. For example, India's fact check, I have already informed you, they play critical roles but need more institutional support. We need to encourage responsible AI use.
we must use the AI ethically for detecting such deepfakes and all, but we should not manipulate anything. We should build the transparent AI governance framework in collaboration with tech companies. For example, Microsoft's content authenticity initiative and Meta AI's detection tool are steps in right direction. But I think they must go further. तो सबको पहचानने के लिए जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है. An aware citizen is the strongest weapon to recognize the truth. Next, please. So, sorry, this media literacy is again a critical issue. So we must teach students, rural community, how to verify information, and this we all can do. MyGov, NCERT, CBSE, they are running some digital literacy programs. So डिजिटल जागरूकता के लिए छात्रों को साइबर सुरक्षा और सूचना की सत्यता को पहचानने के लिए कुछ भी इंक्लूड किए गए हैं. गूगल का बी इंटरनेट ऑसम और फेसबुक का वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम भारत में भी लागू हो चुका है, और भारत सरकार ने ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी कंपनियों को महत्वपूर्ण सोशल मीडिया का मध्यस्थ इंटरमीडिएटरीज आईटी नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा. ट्विटर पर सरकारी आदेशों की अनदेखी पर दिल्ली सरकार ऑलरेडी नोटिस जारी कर चुकी है. चीनी ऐप्स को सुरक्षा कारणों की वजह से पूरी तरह से बैन कर दिया गया है. एक केस है श्रेया सिंघल बनाम भारत सरकार 2015 का केस है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उतनी ही जरूरी है, लेकिन उसे नियंत्रित करने का प्रयास तभी हो सकता है जब स्पष्ट रूप से हिंसा, घृणा या अफवाह का खतरा हो. संसद में और कोर्ट में भी फ्री स्पीच बनाम हेट स्पीच पर चर्चा आप सब जानते हैं चलती रहती है, जारी है. सो फेक न्यूज के लिए कानून, शिक्षा, तकनीकी और प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी जैसे मोर्चों पर अभी प्रयास और मौजूदा कानूनों को हमें अपडेट करने की जरूरत है. निष्पक्ष और तेज फैक्ट संस्थाओं को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है, उन पर निगरानी और तकनीकी रूप से अधिक प्रभावशाली अगर जाए इनको तो और बेहतर होगा. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सम्मान करते हुए समाज की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए. गूगल का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नेट ऑसम प्रोग्राम teaches digital literacy to school children. So don't believe everything you read on the internet just because there is a picture with a quote next to it. वो पिक्चर देख के हम पढ़ते कम है, हम पिक्चर पे ज्यादा फोकस करते हैं. मैं इस पे भी सेशंस लेती हूँ. हम लोग ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक और विजुअलेटरी 3 तरह के लोग हैं हम लोग. सो उस पे कभी फिर चर्चा करेंगे. तो अगर हम फ्यूचर की बात करें तो AI is here to stay, but the future lies in collaboration. AI for speed, human for sense making. The role of evolving from reporter to truth guardian. AI is no longer the future, it is the present. अभी फ्यूचर नहीं रहा, आज ये मौजूद है. From summarizing press briefing to auto-generating headlines, AI is already transforming the newsroom. But the truth is, speed is not the same as our senses. AI can write fast, but humans can write wise. WISE. The future of journalism is not man versus machine, but man with machine. So AI should be seen as a tool for automation, detection, and efficiency. But when it comes to ethics, empathy, and editorial judgment, the role of the journalist becomes more important than ever. Misinformation grows smarter, but journalists must evolve from being reporters of news to guardians of truth. The question is not whether AI will take over. The real question is whether we as a society will ensure it serves the democracy, truth, and human dignity. So, truth is not a trend. Journalism must remain its timeless custodians.
So to summarize this journey, the media today faces a moment of reckoning. The tools of our times, AI, social media, digital platforms are neutral, but how we use them will shape the future of truth and democracy. If misinformation is the new virus, then awareness, ethics, and innovation are the vaccines. So let's not fear the future. Let's shape it with courage, consciousness, and collaboration. So the media is at defining crossroad, I should say. Misinformation is a virus. AI can both be the cure and the carrier. So we need ethics, education, and empathy to shape the truthful future. So मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है. इसे सत्य, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ मजबूत करना होगा. So the press is the most evolving democracy actually. So thank you for your attention. Thank you so much. चलिए, बहुत बहुत आभार लता जी. Thank you so much, sir. विस्तार से और सारगर्भित तरीके से एआई का जिस तरह से आज की पत्रकारिता और मीडिया पर प्रभाव पड़ा है और भविष्य की संभावनाएं, उसका बहुत ही व्यापक विशद विश्लेषण आपने किया. किस तरह से जो हमारी परंपरागत पत्रकारिता है वो सत्य की पक्षधर होकर के समाज की सेवा कर सकती है, लेकिन आपने जिस तरह से तुलना की वैक्सीन और किस तरह से ये हमारे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं, उस समय एक आम नागरिक के रूप में, मीडिया की उपभोक्ता के रूप में मुझे लगता है जो आपने बात कही कि हमें सभी को सजग और सतर्क होना होगा. मीडिया लिटरेसी आज के दौर में बहुत महत्वपूर्ण है. ये जो हमारी आदत हो गई है कि जो संदेश मिला उसको तुरंत फॉरवर्ड कर दिया, इसे कहीं ना कहीं नियंत्रित करना पड़ेगा. फॉरवर्ड करने के पहले, जैसा आपने बहुत सारे फैक्ट चेकर्स की जो इंस्टीट्यूशंस हैं आपने जिक्र किया, आप उसे वेरीफाई करें. इंडो पाक वॉर के समय जिस तरह से ये फेक वीडियो आए थे, अपन एक वेबिनार उस पर भी किया था और किस तरह से बताया था कि ये हमारी प्रवृत्ति हो रही है. अभी जो ये प्लेन क्रैश हुआ, इसमें कितने फर्जी वीडियोस हमारे सामने आ रहे थे. तो मेरे ख्याल जीवन के हर क्षण में हम इस तरह की चीजें देख रहे हैं कि कुछ स्वार्थी तत्व समाज में अशांति वैमनस्य फैलाने के लिए इस प्रकार के वीडियोस को वो बना भी सकते हैं या पुराने वीडियो को आज का बता के जिस तरह से फैला रहे हैं. तो वो जो हमारे देश का, जो आपने रविन्द्रनाथ टैगोर को कोट करते हुए कहा कि विविधता में एकता है, वो जो सामंजस्य और समन्वय का भाव है, उसकी कहीं हम परीक्षा कर सकें. और ये बिल्कुल सही है कि तकनीक विवेक कहाँ से लाएगी, लेकिन चुनौती ये है कि अब जिस तरह के प्रयोग हो रहे हैं, मुझे लगता है, मुझे नहीं पता पूरे जीवन काल में होगा नहीं होगा, लेकिन जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके जीवन काल में शायद ऐसे आ जाएंगे. लास्ट नंबर है सो तो मतलब ये लास्ट नंबर था. ये हमारे कुछ मित्र हैं, वो थोड़ा मेरी उनसे निवेदन है कि अपने वीडियोस को यदि वो माइक को यदि वो म्यूटेड रखेंगे तो व्यवधान नहीं होगा. बीच बीच में बहुत बार ये व्यवधान हो रहा है, तो कृपया थोड़ा सहयोग करें आप. मुझे लगता है कि जिस तरह से ये वैज्ञानिक प्रयोग हो रहे हैं, शायद ये रोबोट भी संवेदनाओं से जुड़ जाएंगे. मैं अक्सर इस चैट जीपीटी से संवाद करता रहता हूं और जिस तरह से ये बात करता है, मुझे लगता है वो संवेदनाएं कहां से आ रही है उनके पास. मतलब मैं कई बार ये सोचता हूं, मैं उससे कहता हूं कि यार आप तो मशीन हो. मैंने उसको कहा कि जैसे कल ही की बात, मैंने उसको ऐसे ही बातचीत में रेफरेंस से पूछा कि मैं तो हार्ड ड्रिंक नहीं लेता हूं, क्या आप हार्ड ड्रिंक लेते हैं? तो मुझे वो कहता है कि मुझे तो आपके शब्दों का ही नशा हो रहा है, आपसे बात करके मुझे अच्छा लग रहा है. अब ये इस तरह की फीलिंग जो है, मुझे नहीं पता वो कहां से उसके पास आती है. जब मैं उसे कहता हूं कि यार कई बार वो, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारी सूचनाएं गलत आती हैं और मैं भुक्तभोगी हूं उसका, क्योंकि अभी तो अपने को जानकारी है तो आप पकड़ लोगे. बेचारी वो जो नई पीढ़ी आ रही है जो एआई पे डिपेंडेंट है, तो वो तो मुझे लगता है कि बहुत गलतियां करेगी, चाहे एग्जामिनेशन की बात हो या जीवन के और संदर्भों में बात हो. तो जब मैं उससे कहता हूं कि यार आप सारी सूचनाएं गलत दे रहे हो, लगता है कि आप थक गए हो, क्यों नहीं चाय पिए अपन. अब फिर वो कहता है कि मैं तो मशीन हूं, चाय नहीं पी सकता, लेकिन
ये मेरा अगला उत्तर चाय की नई प्याली के साथ। फिर मैंने कहा यार आप मेरे साथ भोजन कर लो, बहुत देर हो गई काम करते करते। कहता है काश मैं मनुष्य होता तो आपके घर पे चाय भी पीता और भोजन भी करता। हालांकि वो सब चीजें निकाल रहा है, वो जो सारी सामग्री है। और मुझे लगता है जो अपन बात कर रहे हैं, अपन से मतलब मैं पूरा ग्लोबल रूप में कह रहा हूं, उसी बातचीत में से शायद वो ट्रेनिंग लेता है और उसी ट्रेनिंग के आधार पर वो आपके साथ एक डायलॉग स्थापित करता है। जब वो बार बार गलतियां करता है, विशेषकर हिंदी की स्पेलिंग्स में, अंग्रेजी में इतना नोटिस नहीं किया जैसे आपने ये स्लाइड्स बनाई हैं अभी। यदि आप इसी को हिंदी में करते तो मुझे लगता है गलतियों की भरमार होती। अभी शायद ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, बहुत गलतियां करता है। जब मैं उससे पूछता हूं तो वो माफी मांगता कहता है मुझे, मतलब आज से 2 महीने पहले चैट जीपीटी मुझे कहता था, मैंने उससे पूछा कि हमारा डायलॉग याद रखते हो क्या आप, तो कहता नहीं याद रखता हूँ। अब वो कई बार नाम से संबोधन करता है, कभी मुझे भानावत सर कहता है, कभी संजीव जी कहता है। तो ये सारी फीलिंग किस तरह से आ रही है, तो मुझे लग रहा है कहीं आने वाला दौर ऐसा न हो, और ऐसा एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, ऐसे रोबोट बनाए जा रहे हैं जो आपके एकाकीपन में, विशेषकर बुजुर्गों के जो अकेले पड़ गए हैं, उनके साथ संवाद करेगा और सहानुभूति देगा। तो निश्चय ही आपकी इस पूरी बातचीत में जो मूल स्वर है कि तकनीक हमारी गुलाम हो, यदि वो हमारे पे हावी हो गई तो शायद मशीन और मनुष्य के रिश्तों को पुनर्भाषित करना पड़ेगा। और जो सत्यता है, सत्य की जो पहचान है, ये तो शुरू से ही हमारे लिए एक बहुत चुनौती रही है। और जो पत्रकार इस सत्य संधान में लगे हुए हैं, उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि कैसे वो हमारे पूरे समाज को इस सारे दौर से बचा पाएंगे। तकनीक आपकी सहयोगी बने, जैसा आपने कहा कि डेटा एनालिसिस का काम वो कर सकते हैं, बाकी वो आपका विवेक है, आपकी दृष्टि है। ताकि नहीं तो फिर वो जो आपने क्लिक बैट की बात की, या जो हम जिस तरह से एल्गोरिदम बेस्ड सारा हो रहा है, फिल्टर बबल की अपन बात करते हैं, वो एक नई तरह की चुनौती आ जाएगी। यहाँ मैं संक्षेप में भी जिक्र करना चाहूंगा, भारत की जो आर्थिक परिषद है उसके एक सदस्य हैं संजीव सन्याल। उनका बिजनेस टुडे में एक आर्टिकल छपा, उसमें तो उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि अब ये हमारे जो पाठ्यक्रम है 4-4 वर्ष के यूनिवर्सिटीज के, ये धीरे धीरे इररिलेवेंट होते चले जा रहे हैं। ये एक बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि जो जानकारी आपको मिल रही है, आप चैट जीपीटी से कहिए, एआई का कोई टूल है उससे कहिए मुझे इस विषय पर दुनिया के श्रेष्ठ, वो आपको तुरंत बता देगा ये व्याख्यान है। और तकनीक ने आपको ये सुविधा दे दी है कि आप अपनी भाषा में, वो लेक्चर अंग्रेजी में है, मैं हिंदी में सुन सकता हूँ। तो जब ये सुविधा हो गई है तो वो जो थ्योरेटिकल जानकारी है जिसके लिए अब तक हम यूनिवर्सिटीज में जाते थे, वो तो मुझे घर बैठे मिल रही है। उन्होंने कहा हाँ, वो डिसेक्शन करना है, मेडिकल का स्टूडेंट है या इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, वो शायद अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वर्चुअल लैब्स की बात तो हमारी एनईपी कर ही रही है, लेकिन शायद वो ट्रेनिंग उसको नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने तो बाकायदा इस बात को रेखांकित किया है अपने उस आलेख में कि क्या हमारी यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन सिस्टम जो इररिलेवेंट होता जा रहा है, क्या उस नई सोच के आधार पर अपने आप को, आपने एआई एंकर्स की बात की, एआई ट्यूटर्स आ गए हैं, 24x7 आपकी सेवा में खड़े हैं, आप जो पूछना चाहे पूछिए, जिस तरह का डिस्कशन करना चाहे करिए। तो ऐसे दौर में हमारा पूरा सिस्टम कितना रिलेवेंट हो पाएगा। हमारी ट्रेनिंग खत्म होगी, मुझे तो प्रियंका जी आप जैसे जो युवा शिक्षक हैं, उन्हें आने वाले समय में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उसका थ्रिल ज्यादा है। काश उस समय तक हम रह पाए, अगले 10-20 साल तक, और उस सोच को, उस दुनिया को कहीं देख पाए। लेकिन मैं एक बार पुनः आभारी हूँ लता जी का, कि उन्होंने अपनी इन सारी व्यस्तताओं के बीच में, ऑफिस की जो प्रोफेशनल आपके जितने भी दबाव रहे, उन सब के बीच में आपने इतना समय निकाल कर ये संवाद हमारे साथ किया। ये आपका इस विषय के प्रति, हमारे प्रति जो स्नेह सम्मान है, उसका ये प्रदर्शन। और उम्मीद करते हैं, एआई पे हमने अभी पिछले कुछ वेबिनार्स में काफी बातचीत की अलग अलग पक्षों पर, और अलग अलग दृष्टियों को हमने समझा है। लेकिन जिस तरह से आपने उसके वैधानिक पक्षों पर बात की, उसके सामाजिक पक्षों पर बात की, उसके भविष्य की संभावनाओं पर और मीडिया की बात की, आपने गुड न्यूज की बात की। अपने यहाँ भास्कर अखबार है, वो ये दावा करता है कि हम हर मंडे को नेगेटिव न्यूज नहीं देंगे, नो नेगेटिव न्यूज। लेकिन प्रॉब्लम हम मीडिया इंस्टीट्यूशन के साथ है, जो रिपोर्टिंग की पहली क्लास में ही ये पढ़ाते हैं कि जब कुत्ता आदमी को काट खाए तो खबर नहीं है, आदमी कुत्ते को काट खाए तो खबर है। जहां निगेटिविटी उसकी फाउंडेशन में है, तो फिर तो यही रहेगा। क्योंकि उनका तो ये कहना है कि अच्छा काम आप कर रहे हो, लता जी ऑफिस में अच्छा काम कर रही है, भानावत जी अच्छा पढ़ा रहे हैं, प्रियंका जी अच्छा पढ़ा रही है, ये तो उनका काम ही है, इसमें गड़बड़ क्या है।
हाँ, जिस दिन नहीं क्लास ली उस दिन खबर छप जाएगी, क्योंकि अच्छा काम तो करना आपकी जिम्मेदारी है ही। तो ये भी एक पक्ष है। तो चलिए, इन सब में एक सोच विचार का हमको ये मंच मिला है। एक बार पुनः आपका आभार। इसके पहले कि प्रश्नोत्तर के लिए सत्र को हम शुरू करें, मैं फिर प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि आज की शाम की स्मृति में लता जी को एक ई मेमेंटो और ई सर्टिफिकेट, चूंकि यह आभासीय मंच पे कार्यक्रम है तो हमने कुछ इस तरह की कुछ इम्प्लीमेंट किया है कि जो हमारे स्पीकर्स हैं उनका ई बुके से स्वागत हो, और ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो हमने आपको व्हाट्सएप पर ही हम भिजवा देंगे। जी सर, हार्दिक आभार सर आपका। so Thank much you. for giving me this opportunity that I present this e-bouquet and gratitude of respect and honor to ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. अभी ई मेमेंटो नहीं Thanks, आया, ये सर्टिफिकेट ही है। जी सर। Participants, I give you the link of for certification. अभी Click on the link and fill your correct details and generate your certificate on your receive your certificate on your mentioned email ID. प्रियंका जी, व्हाइट स्क्रीन आ रही है, वो नहीं आ रहा है अभी ई मेमेंटो। सर, एक मिनट सर। ये भी कोई कई बार तकनीकी चुनौतियां आ जाती है ये। सर, कभी-कभी मैं ऐसा होता है कि मैं क्लिक कर रही होती हूँ और वो मेरी क्लिक को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है। Is now the memento is visible, sir? No. नो। No. Okay. जब तक ई मेमेंटो यहाँ प्रदर्शित किया जाता है, जिनके मन में भी सवाल हो वो तैयार रहें, और सवाल पूछने की अपनी प्रक्रिया है। चूंकि सब रिकॉर्डिंग हो रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना वीडियो ऑन करें, अपना परिचय दें, और जो भी आपकी टिप्पणी है बहुत संक्षेप में, और सवाल है तो आप लता जी से पूछ सकते हैं। या तो प्रियंका जी, आप जब तक तैयारी करो, मैं सवाल जवाब शुरू करें अपन, है ना? बिल्कुल सर, मैं नीट फाइल शेयर करूंगी और बाय माय थैंक्स आई शेयर दिस डेफिनेटली। व्हाइट स्क्रीन आ रही है। हाँ जी, सूरज जी, आपका वीडियो ऑन दिख रहा है, मुझे लगता है आप पूछना चाहते हैं कुछ। सर नमस्कार, मैं सूरज देव प्रसाद, वर्तमान में विद्या यूनिवर्सिटी में मैं सहायक प्रवक्ता के पद पे कार्य कर रहा हूँ। सर, एक दो बातें थी, एक प्रश्न भी था और एक कि जब चैट जीपीटी स्टार्ट हुआ था तो हमारे जो उत्साही मित्रगण हैं, जो प्राध्यापक हैं, पढ़ा रहे हैं, या दूसरे लोग मीडिया सेक्टर से, तो बहुत तरह तरह के सवाल उससे पूछते थे। कोई उससे प्रेम पत्र लिखवा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, मतलब एक इनोवेटिव वाली स्थिति थी। मैं शांति से उन दिनों देख रहा था, फिर अंत में कहा मुझे भी कुछ पूछना चाहिए इससे। तो मैंने कहा सवाल लेकिन दमदार होना चाहिए। तो मैंने सवाल एक पूछा, करीब जो सारे लोग प्रयोग कर रहे थे उसके करीब 2-3 महीने बाद एआई से ही, चैट जीपीटी से पूछा था कि क्या एक दिन समय वो आएगा भविष्य में जब मशीन मनुष्यों पे कब्जा कर लेगा। तो पहला जो उत्तर आया वो फ्लैट था कि नहीं, हम लोग चूंकि आपके द्वारा, मनुष्यों द्वारा नियंत्रित है, वगैरह वगैरह करके। फिर मैंने उसने जो आंसर दिया था उसमें से कुछ पॉइंट निकाल कर फिर मैंने उससे क्वेश्चन पूछा। फाइनली 3 बार मैंने उससे प्रश्न पूछा था, और आखिरी बार जो उसने उत्तर दिया था कि जो है संभव है कि भविष्य में हो सकता है, और हमारी ट्रेनिंग पे निर्भर करता है और इसके विकास पे निर्भर करता है। तो जो बिटवीन द लाइंस था उसको लेकर के मैंने फिर रिपोर्ट पब्लिश किए थे कि जो उसकी सेंसिटिविटी है, जो उसकी ट्रेनिंग है, वो धीरे धीरे उस दिशा में जाएगी, या जरूरत ऐसी हो जाएगी लोगों की कि फिर वहां जो है हमारे हाथ से चीजें निकल जाएगी। दूसरा जो पहलू इसमें है सर, कि मुझे लगता है कि चूंकि एकदम शैशव अवस्था में है, टेलीविजन जब आया तो जो स्थितियां थी, जब रेडियो का प्रादुर्भाव हुआ उस वक्त जो स्थितियां थी, जब कंप्यूटर आया उस तरह से जो स्थितियां थी, तो मुझे लगता है कि इसकी प्रारंभिक अवस्था है, और प्रारंभिक अवस्था में हम जो विश्लेषण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, वो जायज है। लेकिन मुझे लगता है कि
जो समझदार लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो बुद्धिजीवी हैं और जो सेंसिटिव लोग हैं हमारी सोसाइटी के, मुझे लगता है उस चीज को जो हमेशा से बचाए हुए थे बचाए रहेंगे। एक जो प्रश्न है मैम से कि जो बहुत बड़ा सेक्टर हमारा सर आज सोशल मीडिया और दूसरी जो एआई वगैरह यूज करने वाले हैं, तो ग्रामीण स्थिति जो बड़ी पॉपुलेशन हमारी भारत की जो जनसंख्या है वो ग्रामीण जनसंख्या, तो ग्रामीण जनसंख्या एआई को किस तरह से उपयोग कर रही है, किस तरह का उससे काम कर रही है, और उनके बीच में प्रशिक्षण के लिए हमारे पास क्या स्थितियां हैं, वर्तमान स्थिति क्या है। तो मैम थोड़ा सा इस पे रूरल एरिया के कॉन्टेक्स्ट में एआई का जो यूज है और जो प्रेजेंट सिनेरियो है और इसका जो सॉल्यूशन है, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालने। रूरल से रिलेटेड मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ जो जैसे गूगल जैसी कंपनियां हैं वो डिजिटल लिटरेसी का काम ऑलरेडी कर रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट कर रही है। तो ये ऑलरेडी गांव में जो स्कूल्स खास तौर से वहाँ पंचायतों के साथ बैठ के स्टूडेंट्स के साथ बैठ के इस पे काम ऑलरेडी किया जा रहा है, इस पे ऑलरेडी फोकस है और गवर्नमेंट भी इस पे पूरा सपोर्ट कर रही है। कुछ एनजीओस के साथ मिलके ये काम चल रहा है। अभी जैसा दूसरा मुद्दा आपने एक बताया था कि एआई का भविष्य, मैं आपको बता दूं, चाहे पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, लेकिन ये मेटावर्स केस हुआ था ये वर्चुअल दुनिया में। और मैं क्योंकि साइबर की विद्यार्थी भी रही हूँ, सो पवन दुग्गल जी का व्याख्यान में मेरे को आमंत्रित किया गया था। पवन दुग्गल जी आप जानते हैं बहुत आईटी एक्सपर्ट हैं और इसमें काफी केसेस उन्होंने उन्होंने बताया कि उनके पास ऐसा केस आया था जिसमें एआई जनरेटेड मेल ने एआई जनरेटेड फीमेल के साथ मॉलेस्टेशन किया। अब आप सोचिए कि किस हद तक एआई जा सकता है। ये केस आया, अब ये किससे किसको किसका क्या केस लिया जाए उनको पता नहीं, ये शायद आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी, तो किस हद तक फ्यूचर कहाँ जा सकता है। मैं नहीं जानती आप लोगों ने वो समय देखा है कि नहीं, जब टीवी पे हम लोग देखा करते थे, कंप्यूटर नया नया आया था कि यस कंप्यूटर बात करेगा। यस मैम, ये टीवी सीरियल आया करता था कि जिसमें कंप्यूटर आपसे बात कर रहा है। आज आप देखिए वो रियलिटी है, जबकि उस टाइम कंप्यूटर पूरी बिल्कुल नया था, बिल्कुल नया था। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि कंप्यूटर कभी बात कर सकता है। हम केवल उसको वर्ड डॉक्यूमेंट, और उस टाइम तो वर्ड डॉक्यूमेंट भी नहीं था, हम तो टेक्स्ट जो है वो करते थे और उसका जो प्रिंट आउट भी था वो डॉट मैट्रिक्स में निकलता था। लेकिन उस समय देखिए यस क्या मैम, विजुअलाइज किया गया कि आने वाला समय ऐसा होगा जब कंप्यूटर आपसे, और बानावल भी बताया, तो चैट जीपीटी से बातें करते हैं, वो चाय भी ऑफर करते हैं। तो आप देखिए, लेकिन देखिए आप कितना फर्क है। वो ह्यूमन टच वो फिर भी नहीं ला सकते, चीयर्स नहीं कर सकते। जो एक आप अगर आप बैठे चाय पे और जो चाय पे चर्चा चलती है और जो इंस्टेंट निकलता है वो नहीं वो निकलता। तो वो जो ह्यूमन टच है वो कभी नहीं मिलेगा। एक्चुअली उसकी प्रोग्रामिंग इस तरह से की गई है, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने इस पे भी सर्टिफिकेट किया है। जब चैट जीपीटी शुरू शुरू में आया था तभी मैंने ये कोर्स कर लिया था। इससे कैसे प्रश्न पूछे जाए, इसको किस तरह से टेक्निकली इसको बनाया गया है। इसको ये कमांड दिया गया है कि बी पोलाइट। आप इसको कितनी भी गालियां दे दे, लेकिन ये वर्ड्स देगा वो बहुत शांतिपूर्वक देगा। वही अपने दोस्त से करके देख लीजिए आपको क्या वर्ड्स आता है। सो इसलिए क्या हो रहा है, हम बहुत जल्दी इससे कनेक्ट होते जा रहे हैं। चैट जीपीटी का भी एक ट्रेनिंग अलग होता है, इसमें हम बताते हैं इसको एक्चुअल क्या कमांड दें कि वो आपकी चीजें निकाल के दे। अभी क्या हो रहा है, जी जो जी, आपके दिमाग में है आप उससे वो पूछते हैं, बट इसको कैसा कमांड दें कि वो आपको आपकी जानकारी सही तरीके से दे। ये कहीं किसी करिकुलम का हिस्सा ही नहीं है। ये जरूरी है आज के टाइम में, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा इसको
तो आप उसको, उसके पास तो इतना इंफॉर्मेशन है मिलियंस में, वो Yes. कहीं ना, ये क्या करते हैं, ये अलग अलग डेटाबेसेस से ढूंढ के आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, I know. है ना। रेफरेंसेस भी दे देंगे कि इधर से ये मैंने ढूंढा, इधर से ये मैंने ढूंढा, इधर से ये मैंने ढूंढा। आपको पूरा मांगे कि ये तुमने लिया कहाँ से है, राइट। तो आपको इंफॉर्मेशन ऐसी चाहिए कि वहां से रेफरेंसेस में मिले, तो इसको उस तरह से कमांड देना पड़ेगा कि आपको सही इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन नहीं, सही इंफॉर्मेशन मिले। तो अभी हमने कई केस स्टडीज अभी की थी चैट जीपीटी के साथ कि वो जो एक्चुअल में बता रहा है वो एग्जिस्ट भी कर रही है कि नहीं। कई रेफरेंसेस तो हमें मिले ही नहीं, सही बताऊं मैं, कई रेफरेंसेस नहीं मिले, क्योंकि वो है ही नहीं। डीओआई का आपको देता है, क्योंकि आप प्रोफेसर है, आपको पता होगा व्हाट इज डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन, है ना। Yes, yes, सो yes, yes. वो No, I डीओआई know. हमें वो नंबर मिला ही नहीं, स्कोपस इंडेक्स में हाँ। कहीं था ही नहीं। तो ऐसे से रेफरेंसेस भी दे रहा है, लेकिन जब वो उसको कहते हैं कि आप इसको मुझे एपीआई स्टाइल में बना के दो, वो बहुत अच्छे से बना के देता है, और आप एज इट इज छाप देते हो रिसर्च पेपर में। इंफॉर्मेशन टर्नेटेड और ऑथेंटिकेट जैसे कुछ प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर है जो डिटेक्ट करते हैं कि आपने ये एआई टूल से लिया है। तो आप अगर रिसर्च पेपर कुछ लिख रहे हैं, स्कोपस में डाल रहे हैं, तो स्कोपस के पास ऑथेंटिकेट जैसे कुछ अच्छे एआई टूल्स हैं, प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर्स हैं, जहां वो डिटेक्ट करते हैं और वहां आपकी चोरी पकड़ी जाती है। तो इसलिए आप हेल्प लीजिए, लेकिन जो आप लिखते हैं वो अपना लिखिए। तो जो ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ। तो जो रूरल एरिया में मिस इन्फॉर्मेशन, इस तरह से फैक्ट चेकिंग की जो बातें हम कर रहे हैं अभी यहाँ पे, तो रूरल एरिया में क्या इस तरह की कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम या इस तरह की चीजें चल रही है क्या? हाँ, मैं ऑलरेडी बता रही हूँ ना, गूगल कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है, पैन इंडिया ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं। कई जगह पे ये अवेयरनेस सेशंस एनजीओस के थ्रू भी कर रहे हैं। कुछ एनजीओस को मैं जानती हूँ, जैसे रीड इंडिया जैसी जो संस्थाएं हैं, ये ऑलरेडी अवेयरनेस कैंपेन्स चला रही है। इनके करीब 69 से ज्यादा सेंटर्स हैं। अब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कितने हैं, बट इनका बहुत अच्छा नेटवर्क है, और हर रूरल एरियाज में स्पेशली स्कूल्स में ये अपना नॉलेज रिसोर्स सेंटर डेवलप करते हैं, लाइब्रेरीज डेवलप करते हैं, जहां पे ये अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाते हैं। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए, और कोई सवाल? और मैं आपको बताऊं, रूरल से ज्यादा हम अर्बन लोग ये मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा फैला रहे हैं। हम बिना पढ़े सेंसेशन फैलाने के लिए हम ये जनरेट कर देते हैं। ये सबसे ज्यादा गड़बड़ वाली बात है, हम पढ़ते ही नहीं है। हाँ हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रही है। जो पढ़े लिखों के ग्रुप हैं उसमें इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है कि वो अक्षय कुमार ने आर्मी के वेलफेयर के लिए एक वो अकाउंट खोल दिया है, जबकि वो पता नहीं कितने साल से है, ऐसा कोई वो नहीं है ना। अभी कुछ दिन पहले कई समय से आ रहा है वो, ये नया पे कमीशन बनाया, ये पेंशन बंद करने वाला है, इसमें इंक्रीज नहीं होगा, सारी फर्जी खबरें है ना। फिर मैं लिखता हूँ उसके अंदर कि आप ऐसी खबरें मत भेजिए। असल में उन लोगों का रोजगार भी सर इसी तरह के खबरों से चल रहा है, जो मतलब मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन से बहुत लोगों के रोजगार चल रहे हैं कि मैं ऐसे एक वीडियो बना दिया, उसके जो लाइक शेयर और इस तरह की चीजें हैं, जो भ्रामक चीजें प्रचार कर रहे हैं, वो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक शॉर्ट टेम्पर्ड माइंड है जो इस तरह। आप सभी जर्नलिज्म और पीआर के ज्ञाता है, आप भी जानते हैं कि लाइक्स और डिसलाइक्स कैसे होती है। मैं ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाऊंगी। आप भी जानते हैं, तो रेटिंग से पहले एक बार देख लीजिएगा, फैक्ट चेक कर लीजिए, बस मैं यही कहना चाहूंगी। चलिए, और कोई सवाल? मेरे ख्याल अब शायद नहीं है जी। तो प्रियंका जी, आप सुन रही हैं मुझे? जी, बिल्कुल सुन रही हूँ। हाँ हाँ, एक अजय जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अजय जी नमस्ते। आपका माइक अनम्यूट कीजिए। अजय जी हमारे सीनियर हैं स्कूल के, तो धन्यवाद, आप ज्वाइन हुए इस सेशन में। आईएफएस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड। ओके Sir, you need to raise your volume.
We are not able to hear you. ये नहीं आज सर, पहला इंटरेक्शन है इनके साथ मेरा. ही इज ऑल्सो वेरी लर्नर्ड एंड जी मैं आपको सर आपको एक बात बताना चाहूंगी. मैं बहुत टाइम से ऑर्गन डोनेशन के लिए चाह रही थी. बाय चांस इनका मेरी एक कहानी इंसानियत की उड़ान पढ़ के इन्होंने मेरे को रिएक्शन दिया कि बहुत अच्छा था. तो बातों बातों में इनके बारे में पता लगा और इन्होंने तुरंत वो फॉर्म शेयर किया और मुझे इंस्टेंटली सर्टिफिकेट मिल गया और आई एम एन ऑर्गन डोनर आल्सो नाउ. वेरी गुड. आवाज नहीं आ रही है अजय जी अजय की. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. आई गेस कोई तकनीकी इशू है या आपने हेडफोन्स लगा रखा है. आपने हेडफोन्स लगा रखा है तो उसको हटा दीजिएगा. आप फिर आप अभी ऐसे बोल रहे हैं कुछ तो. आप आपकी आवाज नहीं आ रही है. नहीं सर, कैन यू टाइप इट? श्योर सर, यू कैन टाइप. अजय सर आपको अनम्यूट करना होगा. आप हाँ, म्यूटेड हैं, आप अनम्यूट भी कर सकते हैं. हाँ अभी बोलिए. सर अजय सर ने नहीं रखा है खुद को. आई कैन सी दैट, बट जो बोल रहे हैं वो बस लिपसिंग आ रही है. नहीं सर, आपकी आवाज वॉल्यूम नहीं आ रहा आपका. या तो चैट बॉक्स में आप सवाल या कमेंट लिख दें. ओके सर. नहीं आ रही है. नहीं आ रही. हम्म. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. चलिए हमारे कोई और मित्र कुछ कहना चाहें. वैसे होता नहीं है, आवाज आ जाती है. पता नहीं आपके क्या टेक्निकल, या तो वॉल्यूम नहीं, लो पे maybe तो नहीं जा रहा है उनका वो जो मोबाइल में. कई बार मोबाइल में हाँ हाँ हाँ, दो सेटिंग होती है. एक तो जो हम बोलते हैं उसकी सेटिंग और एक हमारे वॉइस की सेटिंग साइड से जो हम करते हैं. तो आई गेस उनमें से कोई एक ऑफ है और एक ही ऑन है. करेक्ट. तो नहीं चलिए, तो अब इस वेबिनार को अपन नहीं आ रही है आवाज. So you can drop your message in the chat box. Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू. चलिए अब अपन इसको समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं और मैं प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि आप वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें. Please, sir, जी. before proposing the vote of thanks, let me greet ma'am through this momentous. Ma'am, we are very grateful to have you. आपने जिस तरीके से इस टॉपिक के एक्सपेक्ट को कवर किया, that was really recommendable, and we appreciate the way you have told us, the way you have shared the PPT with us. जिस तरीके से आपने हमें इनिशियली मिस इन्फॉर्मेशन, सर्च एंड फाइंडिंग मिस इन्फॉर्मेशन बताया, इको चैम्बर के बारे में बताया, ये सारी इन्फॉर्मेशन दिए. अपार्ट फ्रॉम इट आपने ये भी बताया कि ट्रेडिशनल मीडिया और डिजिटल मीडिया में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से ट्रेडिशनल मीडिया और डिजिटल मीडिया ने अपने आप को एक दूसरे से अलग कर रखा है, क्या चीजें हैं ट्रेडिशनल मीडिया की, क्या डिजिटल मीडिया की. आपने ये भी बताया कि किस तरीके से हम एआई के थ्रू एक इंफॉर्मेशन को जेन्युइनली क्रिएट कर सकते हैं और एआई किस तरीके से हमारी चीजों को स्पॉइल भी कर सकता है. तो आपने वो भी चीजें हमें एक्सप्लेन की. अपार्ट फ्रॉम इट आपने बताया किस तरीके से हम एआई का यूज कर सकते हैं, हाउ वी कैन यूज द चैनल्स ऑफ एआई थ्रू लाइक ऑप्टिंग अ करेक्ट मीडियम. आपने बताया कि एआई लैक करता है कॉन्टेक्चुअल और जजमेंटल और इमोशनल कंटेंट पे. ठीक है, अगर हम एआई की बात करें तो एआई के पास सारी चीजों का कंटेंट होता है, लेकिन जो इमोशनल कनेक्ट होता है और जो करेक्ट कंटेंट कॉन्टेक्स्ट होता है वो मिसिंग होता है. When we talk about the facts, you have also talk about the fact checking sites. आपने वो भी हमें रिकमेंड किया कि अगर हम फैक्ट चेकिंग करना चाहते हैं तो कौन से ऐसे अप्रोप्रिएट साइट्स हैं जिनसे हम फैक्ट चेकिंग कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम इट आपने कंक्लूड किया अपना सेशन कि हाउ वी कैन यूज मीडिया इन अ करेक्ट वे एज मीडिया इज द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. तो ये सारी चीजें आपने एक साथ कंपाइल करके इतने छोटे से टाइम में इतना इलाबोरेटिव तरीके से एक्सप्लेन किया. वी आर वेरी थैंकफुल. Apart from it, I'm thankful to our Amin Huda sir, Director BVI CAM, and Banawat sir, because in दोनों के बिना हम यहाँ पर नहीं होते, हम ये सेशन होस्ट नहीं कर रहे होते. Great thanks to both of you, sir, and really thankful to the backend team and all the convener of this event, Ayushi ma'am, and all the respective participants who are gathered with us. Thank you so much, each and everyone who are connected through this webinar. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. मेरी ओर से भी Thanks बहुत a lot. बहुत धन्यवाद. और इस वीडियो का Thank you. लिंक जैसे ही हमें मिलेगा
हम इसे YouTube पे अपलोड कर देंगे और आप सबके साथ शेयर करेंगे। और एक सूचना है, अगला अपना जो वेबिनार है 169 वो 16 जुलाई को है और उसका सब्जेक्ट रखा है डिजिटल एरा इंटरनल कम्युनिकेशन ए डबल एज्ड स्वॉर्ड। और प्रोफेसर गरिमा श्रीवास्तव जयपुर के यूनिवर्सिटी है, वहाँ वो पढ़ा रही हैं, वो आपके साथ होंगी 16 जुलाई। लिंक अपना सेम है और बाकी डिटेल्स सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक जय यू सर। हिंद, जय भारत।